यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम प्रीति राठी केस के बारे में बात करने वाले हैं। 2013 का ये केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने हैवानियत की दर्जनों कहानियां सुनी होगी, मगर आज मैं आप लोगों को जो सच्ची कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे। इस केस के सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रही वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ किया गया सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया। इस केस के सुनवाई के दौरान जज ने ऐसे ऐसे वाकया को पढ़ी जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू चले आए। आखिर ये घटना क्या थी और जज ने सुनवाई के दौरान किस वाकया को पढ़ी थी और इस केस में क्या कुछ हुआ था, उन सारी वाकया को मैं डिटेल में बताऊंगा। तारीख 1 मई 2013। ये तारीख आम लोगों के लिए तो वैसे ही थी जैसे उनकी जिंदगी चल रही थी, मगर दिल्ली के नरेला में रह रही प्रीति राठी के लिए ये दिन बहुत ही खास था। आज पहली बार प्रीति राठी दिल्ली के बाहर जाने वाली थी। पहली बार घर से बाहर जाने की वजह से प्रीति राठी के मन में थोड़ी घबराहट भी थी, मगर खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने ऐसे कारनामे किए थे जिससे पूरे परिवार को प्रीति के ऊपर गर्व था। 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए वह तैयारी भी शुरू कर दी और इंडियन नेवी में नर्स के लिए वैकेंसी निकली। प्रीति राठी इस जॉब के लिए अप्लाई की। वहाँ परीक्षा में बैठी और परीक्षा पास आउट भी कर ली। प्रीति राठी नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट हो गई। अब सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और प्रीति को मुंबई के कुलावा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे IANS मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति दिल्ली से मुंबई जा रही थी और पहली बार इसीलिए उसे छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दैया, चाची सुनीता दैया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के रेलवे स्टेशन बांद्रा टर्मिनल पहुंचना था। 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पे आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में चढ़ने के बाद सभी अपने अपने सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। अब ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। इस ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी। अपने सीट पे तो लोग बैठे ही थे, साथ ही ट्रेन में बहुत सारे लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी। इस भीड़ के अंदर एक युवक ऐसा भी था जो अपने चेहरे को गमछे से छुपाया हुआ था। वहाँ टोपी भी लगाया था। वहाँ ट्रेन के अंदर किसी से बातें नहीं करता था, मगर वहाँ उठकर कभी बाथरूम जाता था तो कभी आकर वहाँ वापस अपने सीट पे बैठता था। वहाँ बार बार प्रीति को झांक कर देखता था। इस वाकया को प्रीति के परिवार वाले ने नोटिस की और कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए। रात के वक्त भीड़ भाड़ के बीच लगभग सभी लोग सो गए। रात यूं ही निकल जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। कुछ ही घंटों के बाद ट्रेन मुंबई बांद्रा टर्मिनल पहुंच जाती है। अब तारीख 2 मई 2013 हो गई थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पे उतरना था। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से बाहर उतर जाते हैं। यहाँ से सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसीलिए प्रीति थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन उसके पिता और चाचा और चाची कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति देखती है कि मैं अपने परिवार वालों से बहुत पीछे हूँ, तो वहाँ भी अपनी तेजी से कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देती है ताकि वहाँ अपने परिवार वालों के साथ चल सके। अब प्रीति अपना कदम बढ़ाना शुरू ही की थी, तभी प्रीति को आभास होता है कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा है। प्रीति अचानक से वहीं पे रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर कौन है जो मेरे कंधे पे हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही लड़का दिखाई पड़ता है जो अपने चेहरे को गमछे से ढका हुआ था, जो मेरे ही बोगी में बैठा था और मुझे बार बार देखने की कोशिश कर रहा था। इस लड़के को देखकर प्रीति कुछ समझ पाती, मगर उसे पहले ये लड़का एक डिब्बा निकालता है और वहाँ उस डिब्बे में से कुछ चीज प्रीति के चेहरे पे फेंकता है। जैसे ही ये चीजें प्रीति के चेहरे पे पड़ती है, वैसे ही प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। प्रीति की आवाज को सुनकर उसके पिता, चाचा, चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। स्टेशन पे मौजूद लोग भी प्रीति के आसपास चले आते हैं। लोग देखकर समझ जाते हैं कि प्रीति के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया है। जैसे ही प्रीति के परिवार वाले सब प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं तो प्रीति के चेहरे से कुछ छींटे इनके हाथ में भी लग जाते हैं। इनके भी हाथों में जलन होने लगती है। फिर भी ये अपनी दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के चाचा और पिता प्रीति को उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। प्रीति काफी ज्यादा दर्द में थी और जख्म बहुत गहरा था, इसलिए रेलवे अधिकारी प्रीति को तुरंत किसी अस्पताल में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। स्टेशन पे घायलों और प्रीति को भावा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है,
मगर प्रीति की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसे भावा हॉस्पिटल की जगह गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इधर नकाबपोश वो लड़का प्रीति पे एसिड फेंकने के बाद वहाँ भागने लगता है। प्रीति के पास खड़ा समीर शेख नाम का लड़का उस डब्बे को उठाकर समझने लगता है कि आखिर इस डब्बे के अंदर क्या था। तभी डब्बे से एसिड के कुछ बूंदे समीर के हाथों पे भी गिरता है। वहाँ तुरंत इस डिब्बे को नीचे फेंकता है। वहाँ समझ जाता है कि इस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया है। वहाँ तुरंत उस नकाबपोश लड़के का पीछा करने लगता है। साथ ही वहाँ जोर जोर से चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान समीर के ही साथी थे। समीर को जब एहसास हुआ कि इस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया है तो वहाँ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गया। साथ ही वहाँ अपने दोस्तों को भी उस लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। मगर कुछ ही देर में वो नकाबपोश इन लोगों को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब रहता है। वह इनके हाथ नहीं लगता। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम अब ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों ने केस में आगे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। जबकि प्रीति के पिता, चाचा और चाची, साथ ही समीर शेख और उसके दोस्तों को भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस भी मौके पे पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाने में लग जाते हैं। समीर के जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, इसीलिए उसे कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पुलिस उसे घटना स्पॉट पे लेकर आती है और उसके बयान के मुताबिक स्पॉट पंचनामा बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस कुछ सबूतें भी इकट्ठा करती है। प्रीति को वाहवा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, मगर प्रीति की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए जल्दबाजी में उसे गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाया गया। मगर यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल में समस्या ये थी कि बर्न यूनिट नहीं था। यहाँ पर कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी, इसीलिए कुछ ही देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू कर दिया जाता है और इधर पुलिस प्रीति की बयान को दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है। मगर जख्म इतना ज्यादा गहरा था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा बुरी तरह जल चुका था और उसके गले पर भी एक बहुत ही गहरा घाव था। इस वजह से प्रीति के बयान को दर्ज नहीं किया जा सका। प्रीति के शरीर पे गहरे जख्म जरूर थे, मगर प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था। वहाँ अपने पूरे जज्बे के साथ लड़ाई कर रही थी। प्रीति चाहकर तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए वो अपने हाथों से लिखने का इशारा करती है। प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। प्रीति उस पे लिखी और अपने माता पिता से बातें की। अब ये एसिड वाली खबर मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे कर न्यूज़पेपर और टेलीविजन पे भी आने लगी। देखते ही देखते ये मुद्दा पूरे देश भर में छा गया। लोग सड़कों पे उतरने लगे और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जाने लगा। जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को सजा देने की मांग होने लगी। पुलिस के ऊपर भी भारी दबाव था कि वो तुरंत मुजरिम को गिरफ्तार करे, मगर पुलिस के पास समस्या ये थी कि अपराधी के खिलाफ कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। हालांकि स्टेशन पे मौजूद कुछ गवाहों के मुताबिक अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवा दिया था और अपराधी की तलाश शुरू हो गई, मगर अब भी पुलिस के हाथ खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का लड़का प्रीति की बहन तनु के पास कॉल करता है और पूछता है कि प्रीति की हालत कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और उसकी पहचान प्रीति से पहले से ही थी। इस बारे में तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है। अमर सिंह इस बारे में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी बताते हैं कि पवन नाम के लड़के ने घर पे कॉल कर प्रीति के हालचाल के बारे में पूछा है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस जो स्केच गवाहों के बयान के मुताबिक बनवाया था, उस स्केच को प्रीति को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। जवाब में प्रीति 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के मुताबिक स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से एक था। अब क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने उसके घर पे फोन कर प्रीति के हालचाल के बारे में पूछा, इसीलिए पुलिस अनुमान लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति के चेहरे पे एसिड फेंका होगा और वह जानने की कोशिश कर रहा था कि प्रीति जिंदा है या मर गई। इसलिए पुलिस पवन कुमार को शक के दायरे में लेकर जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को अरेस्ट कर लेती है। इस गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगते हैं। लोग प्रीति को ठीक होने के लिए दुआ भी कर रहे थे, मगर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती ही जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए हुए प्रीति को कई दिन हो चुके थे। यहाँ पर प्रीति की काफी सारी सर्जरी भी की गई थी, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लगने लगा कि प्रीति की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, इसीलिए प्रीति को रेफर करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि प्रीति की अच्छे से इलाज हो सके। क्योंकि लोगों का जुड़ाव इस केस से काफी ज्यादा हो चुका था। हर पल लोग प्रीति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सरकार की तरफ से प्रीति को अच्छे इलाज दिलाने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही प्रीति बॉम्बे हॉस्पिटल आती है
तो देश के टॉप डॉक्टरों का एक टीम बनाया जाता है और उन्हें प्रीति की इलाज का जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ भी हालात बिगड़ती ही जा रही थी। अब प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पे चली जाती है। अब डॉक्टर भी हार नहीं मानते हैं और प्रीति को बचाने की हर संभव को कोशिश करते हैं। अब एसिड अटैक को हुए 2 महीने बीत चुके थे, मगर प्रीति की हालात अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ अब भी अपनी हालातों से लड़ रही थी। अब 1 जून 2013 को प्रीति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। प्रीति की मौत दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई थी। प्रीति की मौत से देश में गुस्से का माहौल छा जाता है। हर कोई शख्स प्रीति की मौत के सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद उसकी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है और प्रीति की डेथ बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घर वाले सब सीबीआई की मांग करते हुए प्रीति की अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। अब प्रीति की डेथ बॉडी के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। अंत में सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति की अंतिम संस्कार की जाती है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की मांग एक ही थी कि जल्द से जल्द प्रीति की कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने पवन कुमार नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया था, मगर समस्या ये थी कि पवन कुमार नाम के लड़के के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रही थी। रेलवे पुलिस भी पवन कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से मालूम करते हैं तो ये बातें सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी कि घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। पुलिस भी पवन कुमार के हिस्ट्री लोकेशन को निकलवाते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार रोहतक में ही था। प्रीति के पिता के द्वारा पता लगाया जाना कि उस घटना वाले दिन पवन कुमार रोहतक में ही था, ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी और ये घटना ये सूचित कर रहा था कि पुलिस इस केस की जांच अच्छे ढंग से नहीं कर रही है। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग करते हैं। कोर्ट इनकी बात को मान लेते हैं और सीआईडी मुंबई को इस केस को सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। केस मुंबई सीआईडी के हाथ आते ही वो सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी इकट्ठा करती है। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों को पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस को बताती है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एकतरफा प्यार करता था। वहाँ प्रीति को प्रपोज भी किया था। प्रीति ने साफ उसके प्यार को इनकार कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी वहाँ प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था। लेकिन प्रीति ने उसके शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के रिश्तेदार के मुताबिक उसने इसी के बाद प्रीति को धमकी दिया था। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू था। पुलिस तुरंत अंकुर के बारे में पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि तुम 1 मई 2013 को कहां पर थे। इस पर अंकुर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाता है और तुरंत वहां अपने जवाब को बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस ये देखती है कि अंकुर के दोनों हाथों पे जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसा ही थे जैसे कि एसिड पे जलने पर होता है। अंकुर बार बार अपने जवाब को बदल रहा था और उसके हाथों पे जले हुए निशान को देखते हुए पुलिस का शक और भी ज्यादा अंकुर के ऊपर हो जाती है। अब अंकुर से पूछताछ करने के लिए 17 जनवरी 2014 को फिर से बुलाया जाता है। उसे मुंबई लेकर आया जाता है। यहाँ पर उससे कुछ और पूछताछ होते हैं। अब कुछ देर पूछताछ करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि प्रीति राठी के ऊपर एसिड फेंकने वाला कोई और नहीं अंकुर पवार ही था। पुलिस तुरंत अंकुर पवार को गिरफ्तार करती है और उसकी मेडिकल चेकअप के लिए जेजे हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद पुलिस फिर से अंकुर पवार से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान अंकुर बताता है कि मैं प्रीति को पसंद करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, मगर वह साफ मना कर दी। इसी वजह से मैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था और उसे चिढ़ता भी था। इधर प्रीति इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली थी। उधर अंकुर बेरोजगार घर पे बैठा था और उसके घर वाले सब उसे ताना भी देने लगे थे। इस वाकया से अंकुर को काफी ज्यादा जलन हो रही थी प्रीति से। अब वह प्रीति से बदला लेना चाहता था। प्रीति की जॉब नेवी में लग चुकी है। उसके आसपास के लोगों को भी मालूम पड़ चुका था। लोगों को ये बात भी मालूम पड़ चुकी थी कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाने वाली है और इस बारे में अंकुर को भी मालूम पड़ चुका था। इसीलिए अंकुर ट्रेन में सवार हुआ। वहाँ ट्रेन के अंदर ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंकना चाहता था, मगर ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी। ऊपर से लगातार अंकुर प्रीति को काफी ज्यादा घूर कर देख रहा था, जिससे प्रीति के परिवार वालों को शक हो गया और वे सब सतर्क हो गए। इसलिए ट्रेन के अंदर प्रीति के ऊपर अंकुर को एसिड फेंकने का मौका मिल ही नहीं पाया। वैसे सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हुआ था कि अगर प्रीति यहाँ पर आई तो मैं उसके चेहरे पर यहीं एसिड फेंक दूंगा, मगर यहाँ पर प्रीति नहीं आई, जिससे अंकुर का प्लान यहाँ फेल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से बाहर उतरती है तब अंकुर उसके ऊपर एसिड फेंकता है।
अंकुर ने जरूर पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल किया था, मगर पुलिस के पास अभी भी समस्या थी सबूत जुटाने की। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि आखिर अंकुर के पास एसिड आया कहां से और उसे दिया किसने। जांच के दौरान मालूम पड़ता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के दुकानदार से एसिड लिया था। दुकानदार से ये कहकर लिया था कि मैंने अंकुर पवार नाम की बैटरी की दुकान खोली है, इसलिए मुझे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार को कहा था कि आगे भी मुझे बहुत सारे एसिड चाहिए, मगर ज्यादा एसिड खरीदने से पहले मैं एक छोटा सा सैंपल देखना चाहता हूँ। इसलिए दुकानदार ने उसे सैंपल के तौर पे 2 लीटर एसिड हॉर्लिक्स के डिब्बे में दिया था। सबूत और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अंकुर की फोन डिटेल्स को निकाला जाता है, तो मालूम पड़ता है कि 1 मई को अंकुर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था। फिर उसकी लोकेशन 2 मई को यानी कि घटना वाले दिन बांद्रा टर्मिनस पे थी। अब अंकुर की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने के दौरान कई सारे विक्टिम को सामने खड़ा कराया जाता है। उन विक्टिम में अंकुर भी सामने होता है। इसके बाद उन लोगों को भी बुलवाया जाता है जिसने गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि वो यही लड़का है जिसने रेलवे स्टेशन पे एसिड फेंक कर भागा था। अंकुर जैसे ही एसिड को फेंककर तुरंत पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था और समीर शेख ने सबसे पहले एसिड फेंकने वालों को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान भी अंकुर ने पीछे मुड़कर देखा था, तो उस वक्त भी समीर शेख ने अंकुर के चेहरे को देख लिया था। इसके अलावा सलीम और सलमान भी अंकुर के चेहरे को देख लिया था, इसलिए परेड के दौरान इन सब ने अंकुर को पहचान लिया। परेड के दौरान समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डब्बा घटनास्थल से बरामद किया था वही डब्बा मैंने अंकुर के हाथ में भी देखा था। इनके अलावा पवन मालवीय नाम का भी आदमी अंकुर का पहचान करता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति परेड के दौरान अंकुर की पहचान करता है और इस बात की भी गवाही देता है कि उस रात अंकुर ट्रेन में मौजूद था और लगभग उन्होंने 4 बजे अंकुर को टॉयलेट के पास खड़ा हुआ देखा था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में होती है। ये सच्चाई जानकर आपका खून खौल उठेगा। जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वहाँ अक्सर मुस्कुराते हुए आता है और वह कई बार बैटरी की साइन को भी दिखाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से टोटल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। कोर्ट में भी समीर, सलीम, सलमान आकर अंकुर की पहचान करते हैं। सभी सबूतों गवाहों को देखने के बाद आखिरकार स्पेशल कोर्ट के द्वारा प्रीति राठी की अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी धारा 302 के तहत और धारा 326 पी के तहत दोषी पाते हुए कोर्ट मौत की सजा सुनाती है। साथ ही 5000 रुपयों का जुर्माना भी लगाती है। ये भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा केस था जिसमें एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिंबलकर ने अंकुर की दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की फैसला सुनाते हुए जज ने टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति के चेहरा इतना बुरी तरह से जल चुका था और उसका चेहरा इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपने चेहरे को देख ली होती तो वह उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार कितना बड़ा शैतान और पत्थर दिल था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जज ने फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर डर का थोड़ा सा भी भाव नहीं था और उसने प्रीति के साथ जो किया उस पर उसे कोई अफसोस भी नहीं था। वहाँ कोर्ट में मुस्कुरा रहा था और ये हंसी प्रीति के परिवार वालों के लिए जख्म पे नमक जैसी थी। मुंबई कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी की सजा मिल गई, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले पे अपील कर दी। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस BP धर्मा कर रहे थे और जस्टिस PD नायक कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की फैसले फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दी। वैसे जिस पीड़ा से प्रीति गुजरी और उसके घर वाले सब जिस दर्द से गुजरे उसके लिए उम्र कैद तो क्या फांसी की भी सजा कम थी। और इसी के साथ प्रीति राठी की स्टोरी खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।